अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क बेरहम की लास्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। खिड़की से आती रोशनी पर उसने कसमसा कर करवट बदली तो नजर रमीज पर गई। हंसियात बेदार हुई तो रात के मनाजिर याद करते लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई। उसके बिखरे बालों को देखते अमारा ने नरमी से इन्हें पीछे कर दे उसकी कुशादा पेशानी पर लबों का लम्स छोड़ा था। इससे पहले वो उठकर जाती, रमीज ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था, जो मुंह फुलाते उसके सीने पर सर टिका गई थी। आज बड़ी हवेली जाना है, आहद का निकाह है और तुम साइम की बहन से भी मिल लेना। करवट बदलते उसको तकिए पर मुंतकिल करते उसके चेहरे पर झुकते बोझल लहजे में सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो अमारा ने झुकी पलकों समेत हाँ में सर हिलाया था। तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो? रमीज ने नरमी से उसकी थोड़ी को जकड़ते उसका चेहरा ऊंचा करते पूछा तो अमारा ने उसको देखा था, जो खुमार आलूद नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। मैं नहीं मिलना चाहती, अमारा ने नम आवाज में कहते चेहरा उसके सीने में छुपाया था, जिस पर रमीज ने जबड़े भींचे उसके सर को देखा था, फिर नरमी से उसके सर पर लब रखते उसे अपने हिसार से आजाद किया था। अमारा, मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि बेशक वो एक मुजरिम है, लेकिन तुम इन्हें गुनाहगार समझकर नहीं, अपना बाप समझकर उनसे मिल लो। नरमी से बोलता अपने कपड़े लेते वॉशरूम में बंद हुआ था। उसके अल्फाजों को याद करते अमारा ने बुरी तरह अपने लब कुचले थे। वो बाप थे, लेकिन उन्होंने कब बाप होने का फर्ज निभाया, हमेशा उसे इस्तेमाल ही किया था, और जब जब उसे उनकी जरूरत पड़ी वो उसके पास कभी नहीं थे, तो वो क्यों उनसे मिलती? बाप के होते हुए भी उसने बेसहारों जैसी जिंदगी गुजारी थी, नफरत के सिवा कोई एहसास था ही नहीं उसके पास, तो वो क्यों मिलती? गाल पर गिरते आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते वो एक फैसला कर चुकी थी, जिस पर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। रमीज को बाहर आते देख अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई, और जबकि रमीज बालों में कंघी करते कमरे से बाहर गया था, जहां अली चीना के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ था। उसको किचन में आते देख अली ने शोखी से मुस्कुराते उसको देखा था, जिस पर उसने घुर कर उसे देखा। वैसे रमीज, तुम इतनी देर से उठते तो नहीं, आज क्या हुआ? मुस्कुराहट जब्त करते शरीर लहजे में गोया हुआ तो रमीज ने दांत खिचखिचाकर उस बला को देखा था, जो अब प्लेट में ऑमलेट रखते मासूमियत से उसके जवाब का मुंतजर था। जबकि चीना के चेहरे पर दबी दबी हंसी देखते गुस्से से वहां पलटा जब सामने से आती अमारा जोर से उसके सीने से टकराई थी, जिस पर वो लड़खड़ाती 2 कदम पीछे हुई थी, जिस पर घबराते रमीज ने उसको देखा था, जो गुस्से से उसको घूर रही थी। सामने देखते हुए चलते हैं, पीछे नहीं, अपने सर को सहलाते तपे हुए अंदाज में कहा तो पीछे खड़े अली ने जोरदार कहका लगाया था, जिस पर घुर कर रमीज ने उसको देखा था। वाह, पहले ही दिन बेइज्जती करवा ली, उसके कंधे पर हाथ रखते अफसोस से बोला तो रमीज ने जोर से उसकी पेट में अपनी कोहनी मारी थी, जिस पर वो कराहता पीछे हुआ था। जुबान कम चलाओ और हाथ ज्यादा, 10 बजे तक गांव के लिए निकलना है। चबा चबा कर कहते डाइनिंग एरिया में चला गया था। भाई लाए, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, अमारा ने उंगलियां मरोड़ते उसको देखकर हल्की सी आवाज में कहा तो उसके तर्ज से मुखातिब पर उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट ने अहाता किया था। नहीं बहना, आज आप आराम करें, फिर तो आप नहीं करने हैं सारे काम। उसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा तो अमारा नम आंखों से हाँ में सर हिलाते डाइनिंग टेबल तक आई थी। नाश्ते से फारग होते वो लोग गांव के लिए निकल गए थे, जहां निकाह और मेहंदी का फंक्शन बड़ी हवेली में रखा गया था। बड़ी हवेली में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। नुसरत बलोच का कहना था कि इसी हवेली में सारे फंक्शन होंगे, जहां वो रुखसत होकर आई थी, जिस पर एहतशाम और शाहीना बलोच साफ मना कर दिया था कि उनकी बेटी उनके घर से ही रुखसत होकर जाएगी, लेकिन नुसरत बलोच के बेहद इसरार पर उनको राजी होना पड़ा था। बड़ी हवेली को रंगीन लाइटों से सजाया गया था, जो दिन की रोशनी में भी जल रही थी, जबकि हवेली के अंदर सफेद पर्दों और सुर्ख गुलाबों से सजावट की गई थी, जो निकाह के लिए हाथ से थी, और हवेली के बाहर शाम में मेहंदी के फंक्शन के लिए झूला और स्टेज तैयार किया जा रहा था, जिसके लिए गेंदे के फूल और पीले जालीदार पर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। शहर से ब्यूटिशियंस बुलाई गई थी, जो इन दोनों इनकी खूबसूरती को मेकअप से और दिलकश बना रही थी। रायका सैड शरारे के साथ शॉर्ट शर्ट पहने, जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, लाल चुनरी को सर पर टिकाए, नाजुक कलाइयों में 2 नफीस से डायमंड के कंगन पहने, लाइट सा मेकअप किए, सराहीदार गर्दन में नफीस सा लॉकेट पहने वो कोई हूर ही लग रही थी। जबकि रोशना सफेद शर्ट के साथ गरारा पहने, भारी कामदार दुपट्टा जो कि सफेद रंग का ही था, सराहीदार गर्दन में गुलूबंद पहने, सफेद कलाइयों में खानदानी कंगन पहने, लाइट मेकअप किए बेहद खूबसूरत लग रही थी। काजमा, जोहा और अमारा ने लाल कलर के पैरों की छुटी फ्रॉक पहनते सिर्फ अपने होंठों की लिपस्टिक से रंगा था, जिस पर भी वो तीनों खूबसूरत लग रही थी। जोहा अपनी तबीयत की वजह से तैयार नहीं हुई थी, तो काजमा को साइम ज्यादा मेकअप करने से मना किया था, जबकि अमारा शाम में तैयार होने का इरादा रखती थी। अमारा को रमीज के साथ देखकर एक पल को सभी हैरान रह गए थे, जब साइम ने इनको सारी बात बताई थी, जिस पर नुसरत बलोच ने खुश होते उसे दुआएं दी थी। काजमा भी उसकी शादी की खबर से खुश होते उससे मिली थी। शहरोज चौधरी
हवेली की पहुंचते ही निकाह शुरू हुआ था। पहले आहद और रिश्ना का निकाह हुआ था, जिस पर आहद ने दिलकशी से मुस्कुराते कबूल है कहा, तो वही ना निकाह नामा पर साइन करते वक्त अपने माँ बाप और बहन को याद करते रिश्ना का दिल भर आया था, जिस पर शाहीना बलोच ने उसे अपने साथ लगाते माँ होने का मान बख्शा था और एहतशाम और काजमा ने उसे बहन भाई होने का, जिस पर वो अपने सारे हकूक आहद बलोच के नाम करते आसूदगी से मुस्कुराती थी। शहरोज और रायका का निकाह शुरू हुआ तो शहरोज ने मुखलिस नीयत के साथ इकरार किया था रायका के साथ जिंदगी गुजारने और उसी से मोहब्बत की दुआ मांगी थी, जबकि रायका ने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की दुआ मांगी थी। उसे यकीन था कि वो शहरोज को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। साइम ने नम नजरों से रायका को देखा था, जो इतने वक्त बाद मिलकर फिर से दूर हो रही थी। दिल खौफ से धड़क रहा था, ना जाने शहरोज का क्या रिएक्शन होगा जब उसे रायका का राज पता चलेगा कि उसकी नम आंखों को देखते काजमा ने उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया था, जिस पर चौंककर साइम ने अपने साथ खड़ी अपनी मोहब्बत को देखा था। फिर मुस्कुराते उसके हाथ थामकर चेहरे तक लाते उसके हाथ की पुष्ट पर अपने होंठ सख्त किए थे, जिस पर काजमा ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा था। किसी को अपनी जानिब मुतवज्जो ना पाकर घूरकर साइम को देखा तो शोक नजरों से उसको ही देख रहा था। इन दोनों को कमरे में छोड़ते जोहा अपने कमरे में जाते ऊंधे मुंह बेड पर लेटी थी। उसके पीछे आते एहतशाम ने परेशानी से उसको देखा था, जो हर शय से बेगाना यूं ही लेटी थी, जिस पर उसने मुठ्ठियां भींचते दरवाजे को बंद करते कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। उसके साथ लेटकर उसकी कमर से हाथ गुजारते झटके से उसे अपने सीने पर लेटाया तो जोहा ने घबराकर उसको देखा, जो मोहब्बत बाश निगाहों से उसको देख रहा था। उसके सीने पर सर रखते उसके गिर्द अपना हिसार बना गई थी, जबकि उसके इतने सुकून से रहने पर अब एहतशाम को तशवीश हुई थी। उसको बिस्तर पर मुंतकिल करते उसके ऊपर साया फगन होते एतराफ में हाथ टिकाकर उसको देखा तो जोहा ने जरा सी आंखें वाह करते उसे देखा था। जोहा जाना, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? उसके चेहरे को छूते बेचैनी से पूछा तो जोहा यकदम उसे धक्का देकर उठी थी। जहां उसके इस तरह हटाने पर एहतशाम ने जब्त से उसकी हरकत को देखा था, वहीं उसको वॉशरूम में जाते देख फिक्रमंदी से उसके पीछे गया था, जहां वो बेसन पर झुकी क्या कर रही थी। उसकी कमर से हाथ गुजरते उसके बालों को साइड पर करते उसे अपने हिसार में लेते उसकी कमर को सहलाया था। जोहा कुली करते उसकी तरफ रुख करती उसके सीने पर सर टिका गई। एहतशाम नरमी से उसको बाहों में भरते बिस्तर तक लाया था। उसको बिस्तर पर लेटाते कंफर्टर ओढ़ाते वो कमरे से बाहर गया था, जब सामने से आती शाहीना बलोच ने परेशानी से उसका बेचैन चेहरा देखा था। क्या हुआ एहतशाम, तुम ठीक हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, पर जोहा को पता नहीं क्या हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्या उल्टा सीधा खा लिया। मैं आता हूँ जब तक आप जोहा के पास जाए। परेशानी से अपना मसला बताते वो वहां से बाहर की तरफ चला गया और शाहीना बलोच जोहा के कमरे की तरफ। इनके कमरे में कदम रखने पर जोहा ने सामने देखा था। शाहीना बलोच को देखते हुए उठकर बैठी थी, जब वो उसकी जानिब मुस्कुराते हुए आई थी। क्या हुआ, मेरी बेटी को एहतशाम बता रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसके बालों को सहलाते मोहब्बत से पूछा तो जोहा ने इस बात में सर हिलाया। जी माँ, बस कुछ दिनों से चक्कर आ रहे हैं, नकाहज़दा आवाज में बोली तो शाहीना बलोच की आंखों में चमक उतरी थी। इसी असना में एहतशाम लेडी डॉक्टर को लेकर कमरे में आया तो शाहीना बलोच ने मुस्कुराते उसे देखा था। ये मैरिड है? डॉक्टर के सवाल पर एहतशाम ने हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, बाहर जाए, मुझे इनका मुकम्मल चेकअप करना है। उसकी बात पर वो एक नजर जोहा को देखते चले गया था। शाहीना बलोच जोहा के माथे पर बोसा देते कमरे से निकल गई थी। उनके अमल पर वो थोड़ी हैरान हुई थी, लेकिन भी सर झटक कर मुस्कुराहट पास की थी। तफसीली मायना करते डॉक्टर ने जो खबर उसे सुनाई थी वो सुनते जोहा को तो कुछ पल तो वो बोल ही नहीं सकी थी। चेहरा खून छलकाते हो गया था, जबकि उनके बाहर जाते एहतशाम दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर अंदर आया था। उसको अपनी तरफ देखते देख जोहा ने बुरी तरह अपने लब कुचले थे। जोहा, डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी थोड़ी को अपनी नरम गिरफ्त में लेते बोझल लहजे में पूछा तो जोहा ने अपनी एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो निसार होने वाली नजरों से उसको ही देख रहा था। आपको पता है साईं, नजरें उसकी कुर्ते की बटनों पर टिकाकर हल्की आवाज में मिनमिनाई तो एहतशाम ने उसको अपने सीने में भेजा था। बहुत शुक्रिया साईं की जान, मुझे मुकम्मल करने के लिए। उसके चेहरे को अपने सामने करते उसके गाल को सहलाते कहा था और बिना जोहा को समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर झुकता उसके सांसों पर काबिज हुआ था। उसकी बढ़ती शिद्दत से घबराकर वो उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे किया तो एहतशाम नरमी से उससे अलग होता उसके सर पर थोड़ी टिका गया था, जबकि जोहा उसके सीने से लगी अपना बिगड़ा तनफुस संभाल रही थी। काजमा गुड़िया सुनो, वो जो बाहर बैठे साइम के मोबाइल पर गेम खेल रही थी आहद की आवाज पर सर उठाकर उससे देखने लगी। जी भाई कहिए, उससे पूछते पूछते मोबाइल में मसरूफ हो गई। आहद ने घुरकर उसको देखा, वो जो पिछले 15 मिनट से रुशना को देखने के लिए बेताब हो रहा था। इन दोनों को न जाते देख उसे अंदाजा हो गया कि जरूर अमार और काजमा को उनके लिए ही दिखाया गया है, ताकि वो अपने मनकूहा से न मिल सके। अब तक हार कर वो इन्हीं की मदद दे रहा था। मुझे रुशना से मिलना है, आहद ने संजीदगी से कहा तो इन दोनों ने उसको एक साथ घुरकर देखा था, जिस पर वो खजल होता अपने बालों में हाथ फेर गया। माँ ने मना करा है कि आप उनको नहीं देख सकते, और वैसे भी वो तो कल आपके पास आ जाएंगी, आप जब तक देख लेना। काजम लापरवाही से काजमा बोलती फिर से मोबाइल में मसरूफ हो गई थी।
जब आहत मदद तलब नजरों से अमारा को देखा था, जिसने शाने उचका दिए थे, आहत पैर पटकते वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जिसको जलते घुटते देख काजमा ने अमारा को देखा था, जो उसको देखते आंख विंग करते मुस्कुराई थी, जिस पर काजमा ने भी उसकी जाने मुस्कुराहट उछाली। शहरोज उनसे एक बात करनी थी। साइम ने हवेली के पीछे बने कमरों की तरफ उसे जाते देख उसे पुकारा था। एक गेस्ट हाउस है जो खास मेहमानों के लिए अहमद बलोच ने बनवाया था। हाँ बोलो, अपनी शॉल को सरसरी बोला था उतारते हुए। तो साइम ने बेबसी से आंखें बंद की थी, जबकि शहरोज ने बगौर उसको देखा, जो कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं था, और आज उसको इतना सोचकर देखते हुए परेशान हुआ था। क्या सब ठीक है? उसके शाने पर हाथ रख के लहजे में फिकर सुमय पूछा। तो साइम ने उसको देखकर इस्पात में सर हिलाया था। तुम जानते हो कि रायका पर हमला हुआ था? साइम दानसा तार पर बात अधूरी छोड़ी तो वो मुस्कुराते हाँ में सर हिला गया। साइम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हर बात से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर के मुताबिक वो कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपना अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे नसीब में औलाद है तो मुझे जरूर मिलेगी, तुम बेफिक्र रहो। शहरोज ने उसको देखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो साइम नम आंखों से मुस्कुराता उससे बगलगीर हुआ था। बहुत शुक्रिया, साइम ने नरमी से कहा था। वो सर हिलाता अपने कमरे में चला गया था। रुशना टी पिंक कलर का शरारा जिस पर नफीसा सिल्वर का काम हुआ था, हाथों और कानों में फूलों के जेवर पहने, लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगाए वो सादगी में भी हसीन लग रही थी। जबकि रायका पीले रंग के शरारे के साथ हरे रंग की कुर्ती पहने, फूलों की ज्वेलरी हाथों और कानों में पहने, लिपस्टिक के नाम लिप ग्लोज लगाए खूबसूरत लग रही थी। जोहा और अमारा ने ऑरेंजी कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिस पर हरे कलर का गोटे से काम हुआ था। हिना से रंगे हाथों में गजरे पहने, हल्के से मेकअप के साथ वो दोनों प्यारी लग रही थी। जबकि काजमा सफेद रंग की कामदार फ्रॉक पहने, जिस पर गोल्डन गोटे का काम हुआ था। साइम के नाम की मेहंदी लगे हाथों में गजरे पहने, होंठों को ब्लड रेड लिपस्टिक से रंगते सब्ज नगीनों में काजल की लकीर खींचे रूठी हुई शहजादी लग रही थी। इनके चेहरे पर हरे रंग का नेट का दुपट्टा फैलाते इन्हें लेकर लॉन की तरफ गई थी, जहां दो स्टेज तैयार किए गए थे। एक पर शहरोज चौधरी अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ, सफेद रंग का कुर्ता पहने, पैरों में खेड़ी पहने, कंधे पर अजरक डाले, सबकी नजरों का मरकज बना हुआ था। काजमा ने रायका को शहरोज के साथ बिठाते जोहा की तलाश में नजरें दौड़ाई थी, क्योंकि नुसरत बलोच चाहती थी कि वो अपनी भाभी को स्टेज तक लेकर जाए, लेकिन वो उसे यहाँ भी नजर नहीं आई थी, जिस पर वो हमारा को इशारा करते रुशना को आहत की तरफ ला जाने के लिए कह रही थी। रुशना ने एक नजर खुद को देखते आहत बलोच की तरफ देखा था, जो सफेद रंग के कुर्ते और हरा मेहंदी का दुपट्टा डाले, पैरों में सैंडल पहने, वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसका दिल धड़का गया था। उनके आते ही सबने रस्म शुरू की थी। पहले शाहीना बलोच ने रायका की रस्म की थी, और फिर आहत की नुसरत बलोच, और उनकी रस्म करते एक तरफ बैठ गई थी। इन्हें शिद्दत से असमन बलोच की याद आई थी। क्या हो जाता अगर वो पैसे की खातिर इतना कुछ ना करते, तो आज उनके साथ होते, लेकिन वो नहीं थे। नम आंखों के वो साफ करते नजरें आहत और रुशना पर टिकाई थी। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख आहद ने रुशना के हाथ पर गिरफ्त सख्त की थी, जो वो उसके बैठते ही अपने हिसार में ले गया था। उसे कल सुबह या शाम ने बताया था कि वो डार्क रूम में मौजूद अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं, इसलिए बेफिक्र होकर फंक्शन एंजॉय करें। जिसे सुनते आहद लब भेज गया था। रायका बार बार शहरोज का हाथ अपने कंधे से टकराने पर खून के घूंट पी रही थी, जो जानकर उसको तंग करते अपनी हरकत से महफूज हो रहा था। अपने हाथ को उसकी गिरफ्त में देखते रायका ने जोर से उसके हाथ की पुष्ट पर नाखून गाड़े थे, जिसकी जलन पर वो लब भेज कर रह गया था। मिसेज शहरोज चौधरी, इसका बदला सूद समेत लूंगा। उसके कान के करीब झुकते सरगोशी की तो रायका ने आंखें घुमाते सामने देखा था, जहां काजमा साइम से लड़ते उन तक आ रही थी, जिसे देखते उनके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। इनकी रस्म करते काजमा उन्होंने फोटोशूट करवाई थी, जिसमें जोहा के अलावा सब मौजूद थे। वो उनकी रस्म करते ही कमरे में चली गई थी, जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं हुआ था, अलबत्ता एहतशाम बाहर ही मौजूद था। मेहंदी के फंक्शन खत्म होने पर शाहीना बलोच ने काजमा और अमारा को उनके कमरों में ले जाने को कहा था, क्योंकि थोड़ी देर में इन्हें मेहंदी लगवानी थी, जिस बिना पर फंक्शन जल्दी खत्म कर दिया था। उनको कमरों में छोड़ते इन दोनों ने भी अपने कमरे का रुख किया था। एक दिन में 2 फंक्शन ने इनको थका दिया था, जो उनके चेहरों से भी वाजे हो रही थी थकावट। कमरे में आते रायका ने अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंका था, हाथों से गजरे निकालते ड्रेसिंग टेबल पर रखे थे, कानों से झुमके निकालते एक नजर अपने चेहरे को देखा था, जो हल्दी से भरा हुआ था। हाथों पर भी हल्दी लगी थी, जिस पर उसने काजमा को सलवातों से नवाजा था, क्योंकि ये हरकत वही कर गई थी। इससे पहले कदम वॉशरूम में रखी, एकदम लाइट बंद होने पर हैरान हुई थी, लेकिन कदमों की आवाज सुनकर हैरानगी और घबराहट में बदली थी। कौन है? छोटे छोटे कदम लेते कपकपाती आवाज में पूछा, तो किसी ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटकर उसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाया था, जिस पर रायका का सांस सीने में अटका था। उसको अपने हिसार में लिए स्विच बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाते लाइट ऑन की तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया था। तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ। उसकी गर्दन से बाल हटाते अपने लब वहां रखे तो शनासाई आवाज पर रायका ने एक झटके से अपनी आंखें खोलते उसकी तरफ रुख करना चाहा था, जिसे शहरोज ने नाकाम बना दिया था। वो यूं ही उसके बालों में चेहरा छुपाए उनकी खुशबू को महसूस कर रहा था। छोड़े मुझे, उसके अपने पेट पर बढ़ती गिरफ्त दे।
उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। खुद को छुड़वाने के लिए उसके हाथ पर मुक्के बरसाते वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसका रुख झटके से अपनी तरफ करते खुमार आलूद नजरों से उसकी तरफ देखा था, जो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी उसके जज्बात को हवा दे गई थी। अपना बाएं बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेटते वो शिद्दत से उसके लबों पे झुका था कि उसके अमल पर उसकी आंखें फैल गई थी। होश में आते उसके कंधों पर दोनों हाथ रखते पीछे किया तो शहरोज ने उसके दोनों हाथों को थामकर पीछे कमर से लगाया था और उसे यूं ही लिए बेड की जाने बढ़ा था। शिद्दत से उसके सांसों को पीते वो मदहोश हुआ था। जब उसे लगा जब वो सांस नहीं ले पा रही तो नरमी से पीछे होते उसका चेहरा देखने लगा। खून छलका रहा था, उसको गहरे गहरे सांस लेते देख होंठ का किनारा दांतों तले दबाया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, सिर्फ एक कशिश है, लेकिन जब तुमसे मोहब्बत हो जाएगी तो मुझे कैसे बर्दाश्त करोगी। उसके होठों की नमी को साफ करते बोझल लहजे में कहा तो रायका ने सख्ती से अपनी आंखें मिची थी। उसकी दूधिया गर्दन को देखते शहरोज की आंखों की सुर्खी में इजाफा हुआ था। उसके कंधे से शर्ट सिरकाते शिद्दत से अपने दांत वहां गाड़े थे कि रायका की सिसकी निकली थी, जबकि उसकी बढ़ती शिद्दतों से घबराते उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे किया था। वो जो उसके वजूद की खुशबू में खोया था, उसके पीछे करने पर होश में आते उठकर बैठा था और अपने चेहरे पर हाथ फेरते उसको देखा था, जो अपने इर्द गिर्द अपना दुपट्टा लपेटते वॉशरूम की तरफ जा रही थी। जब वो होश में आते उससे गया था, क्या तुम नाराज हो मुझसे? उसके हाथ को थामकर झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया तो रायका कटी डाली की तरह उसके सीने से टकराई थी। दुपट्टा जमीन बोस हुआ था, जिस पर खिर से सारा चेहरा सुर्ख हुआ था। शहरोज की नजर अपनी शिद्दतों के निशानों पर गई तो उसने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसको देखा था। मैं अपना बदला लेने आया था और तुमने मुझे बहका दिया, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके माथे पर अपने होंठ सख्त करते वो कमरे से निकल गया था, जबकि रायका एक बार फिर उसका सारा इल्जाम खुद पर डालते देख जब्त से मुठियां भेज गई थी। काजमा कमरे में आई तो ऊंधे मुंह बेड पर लेटे शर्टलेस साइम को देखते उसने बुरी तरह लब कुचले थे। अलमारी से अपने कपड़े लेते वॉशरूम में जाती, जब साइम की पुकार पर उसके कदम रुके थे दिल पसलियों में धड़कने लगा था। जी, बेड से थोड़े से फासले पर रुकते कहा तो साइम ने चेहरा मोड़कर उसको देखा था। एक झटके से उठकर उसके हाथों से ड्रेस लेकर सोफे पर फेंका था और उसे बेड पर गिराते खुद उस पर झुका था, जबकि इस अवतार पर कासमा की हल्की सी चीख गूंजी थी। तुम्हें पता है तुम फूफू बनने वाली हो, उसके चेहरे पर उंगली ट्रेस करते कहा तो कासमा की आंखें हैरत से फैली थी, जिन पर झुकते साइम ने अपने लब रखे थे। सच में जोहा आपू मामा बनने वाली हैं? उसके चेहरे को थामते वो पुरजोश होकर पूछा था तो साइम ने उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखकर हाँ में सर हिलाया था। अब मैं पापा कब बनूंगा? उसके गाल पर शिद्दत से होंठ सख्त करते आंच देते लहजे में पूछा तो काजमा ने घबराकर अपनी निगाहें ड्रेसिंग टेबल पर टिका दी थी। तुम्हें पता है तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही थी? उसके चेहरे को अपने सामने करते पूछा तो काजमा ने ना के अंदाज में सर हिलाया था। इतनी खूबसूरत कि मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें सबसे छुपाकर अपनी बाहों में कैद कर लो, खुमार आलूद आवाज में बोलता उसके लबों पे झुका था। उसकी मजामत करते हाथों को बेड क्राउन से लगाते उस पर अपना बोझ मुंतकिल किया था। अपने मुंह में खून का जायका महसूस करते पीछे होते नजर उसके खून छलकाते होठों पर टिका दी थी। उसके गले दुपट्टा निकालते अपने भीगे लब वहां रखे तो कासमा ने सख्ती से अपने लब दांतों तले दबाकर अपनी सिसकी का गला घोंटा था, जबकि वो उसके वजूद में गुम होता सब फरामोश कर गया था। रुशना शावर लेकर बाहर आई तो नजरें आहत पर गई थी, जो सोफे पर बैठा अपनी बेबाक निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था, जिसको देखकर सोफे पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैलाया था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? उंगलियां मरोड़ती मध्यम आवाज में सरसार किया तो वो अपनी जगह छोड़ते उस तकाते संजीदा नजरों से उसको देखने लगा। मैं तो तुम्हें मेहंदी की दुल्हन के रूप में देखने आया था, लेकिन शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उसके गाल पर अपने हाथ की पुष्ट फेरते खुफगी से कहा तो उसके लम्स पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। आज पहली दफा ये रूप उसके सामने आया था, जबकि इस पर लगे इल्जाम को याद करते उसकी आंखों में नमी चमकी थी। रुशना, मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ कर चुका हूँ, इसलिए किसी किस्म की फजूल सोच जहन में ना लेना। मेरी मोहब्बत आज भी वैसी है, तुम्हारे लिए जैसी यूनी में थी। कल जब तुम मेरी दसरस में आ जाओगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि उसके माथे से माथा टिकाए मोहब्बत पाश लहजे में कहते उसके लबों को नरमी से छुआ था। तुम मेहंदी लगवा लो, बाकी कल अपने रूम में कंटिन्यू करेंगे, शरारत से कहते आंख बंद करते कमरे से निकला था। जब सामने मेहंदी लगाने के लिए आती लड़कियों को देखते उनकी साइड से गुजर गया, जबकि रुशना रायका को देखते शर्मिंदा हो गई थी, जो अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रही थी। आज बारात का फंक्शन था, जिसकी तकरीब भी बड़ी हवेली मुनक्किद की गई थी। कल मेहंदी की गई थी, सजावट को खत्म करके लॉन को सुर्ख फूलों से सजा दिया गया था। हवेली के बैरूनी दरवाजे से लेकर लॉन के वस्त में बनाए गए स्टेज तक फूलों की एक रविश बनाई गई थी। मखमली सोफे और दरमियान में रखी कांच की टेबल को गुलाब की पत्तियों और चमेली के फूलों से छुपा दिया गया था। हवेली के पीछे बने स्टोर की तरफ खाने की तैयारी हो रही थी, जबकि हवेली के अंदर अलग ही अफरा तफरी का समा था। मेहमान एक कमरे से निकलते दूसरे कमरे में जा रहे थे तो कुछ लड़कियां रुशना और रायका को घेरे बैठी थी, जबकि कासमा और जोहा किचन में खड़े हुए नाश्ते के इंतजाम देख रही थी। कासमा बीबी, आपको सरदार बुला रहे हैं, वो जो कपों में चाय डाल रही थी। मुलाजमा की बात सुनकर तब कर जोहा को देखा था, जो अपनी हंसी छुपाने में मसरूफ थी। अभी कुछ देर पहले ही वो उसे कॉफी देकर आई थी, अब उसको फिर से बुलाने पर पैर पटकते किचन से निकली थी।
कृष्णा और रायका के चेहरे देखते उसको हंसी आई थी। रात गए तक मेहंदी लगाने और सुखाने के चक्कर में इनकी नींद पूरी नहीं हो सकी थी, जिसका अंदाजा उनकी सुर्ख आंखों और थके हुए चेहरों से लगाया जा सकता था। उनको खुद की जानिब देखने पर काजमा स्माइल पास करते अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि इन दोनों का बस नहीं चल रहा था कि सारी चीजों को छोड़कर अपनी नींद पूरी कर लें। क्या हुआ साइम, क्यों बुलाया? काजमा के बाकी अल्फाज कमरे का हाल देखते ही मुंह में रह गए थे। जहां बेडशीट, कुशन, मैट जमीन पर मौजूद थी। अलमारी के आधे से ज्यादा कपड़े बाहर गिरे हुए थे, जबकि साइम अभी भी अलमारी में घुसा कपड़े बाहर फेंक रहा था। कमरे का यह हाल देखते काजमा को एकदम वक्त रोना और गुस्सा दोनों आया था। साइम, ये क्या हाल किया है आपने कमरे का? मुझे फारग समझ रखा है क्या, जो मैं ये फैलावा समेटती रहूंगी? बेडशीट जमीन से उठाते रोहान सी आवाज में बोली तो साइम चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बिखरा कमरा देखकर एक पल को उसको भी अफसोस हुआ था, लेकिन अपने नादिम होने पर मट्टी डालता उसका रुख अपनी तरफ मोड़े परेशानी से मुस्तफिल हुआ। हनी, मैंने तुम्हें एक साड़ी दी थी, वो कहाँ है? उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते पूछा तो काजमा की आंखें सदमे से खुल गई थी। मतलब कमरे का यह हाल उस साड़ी की वजह से हुआ था। उसके हाथ हटाते अलमारी से वो शॉपिंग बैग निकालकर साइम के सामने खड़ी हुई। ये आपने मुझे दी थी ना, तो बेहतर था कि मेरे कपड़ों की जगह देखते। उसके हाथ में वो बैग पकड़ाते अपने काम में मसरूफ हुई, जबकि उसकी नाराजगी का सोचते उसने होठ का किनारा दांतों तले दबाया था। ये साड़ी पहनोगी तुम आज? उसकी कमर में हाथ डालते उसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाते नरमी से कहा तो काजमा झटके से पलटती बेयकीनी भरी नजरों से उसे देखा। वही चेहरा देखने लगी थी कि शायद वो मजाक कर रहा था, लेकिन ढूंढने से भी उसके चेहरे पर मजाक की कोई रमक नहीं मिली थी। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? काजमा ने लबों को तर करते इस्तफसार किया तो साइम ने अबरू उचकाते हुए उसकी बेतुकी बात का मतलब जानना चाहा था, लेकिन फिर सर झटक कर गोया हुआ। तुम यही पहनोगी, तुम ही करते लहजे में बोलकर उसके गाल को नरमी से अपने लबों से छूकर कमरे में से निकल गया। उसके जाती काजमा ने वो बैग सोफे पर फेंकते कमरे का हाल दुरुस्त करने का सोचा था, जो किसी बाजार का मंजर पेश कर रहा था। जलते कुड़ते कपड़ों को तय लगाते अलमारी में रखा था, बेडशीट सही से बिछाते वो बैग लेकर कमरे से निकली थी। एहतशाम, साईं आप कहाँ गए थे? चाय का कप एहतशाम को देते जोहा ने इस्तफसार किया तो एहतशाम ने पीछे पड़े बैग की तरफ इशारा किया था, जिसको देखते जोहा ने गुस्से से उसे देखा। अब हमारे वलीमे के लिए तो तुम मना कर चुकी हो, इसलिए ये सूट तुम आज पहन लो। एहतशाम ने उसको घुरी को नजरअंदाज करते कहा तो जोहा पहलू बदल कर रह गई। ये वही सूट था जिसको दुपट्टा जोहा ने निकाह करते वक्त ओढ़ा था। साईं, ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं पहना जाएगा, जोहा ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो एहतशाम कंधे उचकाता चाय पीने लगा। जोहा खुबकी से उसको देखते कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसके जाते ही एहतशाम के लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। चीना दरवाजा डार्क रूम का दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा देखते उसने स्विच बोर्ड टटोल कर लाइट ऑन की तो सारे कमरे में मध्यम सी पीली रोशनी फैल गई थी। थोड़ी सी कदम आगे चलकर उसकी नजर असफंद और हयात बेग के हाथों पर पड़ी तो उसने बेसाख्ता झुरझुरी ली। कुर्सी की पूछ से उनकी कलाइयों को एक बारीक सी वायर के साथ कसकर बांधा था। मुसलसल 3 दिन बांधे रहने के बायस अब उनकी कलाई में पेवस्त हो गई थी। टेबल पर पानी का जग रखते उसने एक नजर उनके वजूद को देखा था। 3 दिन से करंट खाकर उनका वजूद नीला हो रहा था, जबकि सांसें भी मध्यम चल रही थी। जो गर्दन हमेशा अकड़ी रहती थी जैसे सरिया फिट हो, वो अब एक जानिब ढलकी हुई थी। उनका हाल देखते उसके जहन में सोनिया का चेहरा लहरा गया था। हयात बेग सोनिया को अपने साथ लाहौर लेकर आए थे, जहाँ चीना इनके घर में मुलाजमा की हैसियत से काम कर रही थी। चीना न्यूयॉर्क की रिहायशी थी, जो जॉब के लिए अपनी एक दोस्त के जरिए हयात बेग के ऑफिस तक आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हयात बेग और असमन बलोच कुछ यूनी की लड़कियां उनके ग्रोह में शामिल थे, जो मजबूर लड़कियों को उन तक लाती थी और फिर वो इन्हें बेच देते थे। 5 साल पहले एहतशाम जब लाहौर अपने किसी काम से आया तो उसका सामना हयात बेग से हुआ था। अपने बंदों से उनके घर का पता करता वहां आया था, जबकि अपने सामने एहतशाम बलोच को देखते वो ठटके थे। लेकिन जब एहतशाम ने सोनिया की तस्वीर उनके सामने की तो वो कुछ देर देखने के बाद उसे पहचान गए थे और अपने लैपटॉप पर एक वीडियो चलाकर उसके सामने रखी थी। चंद साल पहले उसकी आंख खुद पर नजरों की तपिश महसूस करके खुली थी। अपने दुखते सर को एक हाथ से थामकर वो उठकर बैठी थी, मुंदी मुंदी आंखें खोलते उसकी नजर सामने सोफे पर हराम मशरूब लिए बैठे हयात बेग पर गई तो हवास बेदार हुए थे। तो कौन हो तो तुम? लाख चाहने के बावजूद अपने लहजे को मजबूत नहीं बना पाई थी। दरवाजा खुला होने के बावजूद भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर दरवाजे की तरफ चली जाए, जबकि हयात बेग उसको अपनी गलीज नजरों से देखने में मसरूफ थे। मशरूफ खत्म करते उठकर उसके करीब आए तो सोनिया बैकग्राउंड से लग गई थी। उसको खुद से डरते देख वो कमीनगी से मुस्कुराते उसके चेहरे पर झुके थे। इससे पहले वो उसके चेहरे पर झुकते सोनिया ने उनके मुंह पर थूका था और बेड से उतरते दरवाजे की तरफ भागी थी। हयात बेग ने उसके बाजू को अपनी आईनी गिरफ्त में लेते एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था कि होंठ फटते खून रिसने लगा था। बेदर पे थप्पड़ उसके मुंह पर मारते उसके बालों से घसीटते वो इसलिए कमरे में आए थे। जाने तो मुझे सुन हुआ दिमाग के साथ सोनिया पूरी कुवत से चीखी थी, लेकिन उसकी चीखों पुकार को नजरअंदाज करते हयात बेग ने उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसके हाथों को कुर्सी की पुछ से लगाते बारीक वायर से बांधकर बटन ऑन किया था कि सारे कमरे में सोनिया की दिलखराश चीखें गूंज गई थी, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी।
मेरा इरादा तुम्हें छोड़ देने का था, लेकिन अब अस्पन बलोच की मुंतखब करती सजा की तुम हकदार हो। आखिर तुमने पनाह दी थी मेरी बहन को। उसके तड़पते वजूद को देखते जहर खान लहजे में कहते कमरे से निकल गए थे, जबकि वो मुसलसल बिजली के झटके खाती अपनी सांसें हार गई थी। उसको इतनी तकलीफ में देखते एहतशाम को अपने लहू शरारत घुटते महसूस हो रहे थे। उसने खुद से अहद किया था कि वो इन्हें भी एक रोज यही सजा देगा। शीना अपनी सोचों के भंवर से निकलती, उनकी कुर्सी के पीछे जाते उनके हाथ खोलते बाहर निकल गई थी। अगर उसको मालूम होता कि इसकी हमदर्दी उम्र भर का पछतावा बन जाएगी तो वैसा कभी ना करती। रॉयल ब्लू कलर का सूट पहने, मजबूत कलाई में घड़ी बांधे, बालों को जल से सेट किए, वजी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, वो सामने दिख रहा था जहां वो फूलों की रविश पर काजमा और जुहा की हमरा सहज सहज कर कदम उठाते आहत बलोच तक आ रही थी। उसको अपने करीब आते देख वो अपनी जगह से उठता उसके आगे अपनी हथेली फैला गया था, जिस पर उसने कपकपाता हाथ उसके हाथ में रखा था। आहद ने उसको ऊपर चढ़ाते उसके दिलकश सरापे को देखा था। रेड ब्लड लहंगा पहने, हिनाई हाथों में खानदानी कंगन पहने, सुराहीदार गर्दन में रानी हार पहने, ब्राइडल मेकअप किए, वो इस पल भर के लिए मबहूत कर गई थी। उसके सराफे से नजरें चराता वो अपनी निगाहें बेमकसद इधर उधर दौड़ाने लगा था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद शहरोज चौधरी ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, बालों को जेल से सेट किए, सोफे की पुल से टेक लगाए, टांग पर टांग जमाए मोबाइल में मसरूफ था, जिसको रखने का समीना चौधरी 12 दफा कह चुकी थी, लेकिन उसके कान में जून तक नहीं रेंगी थी। ब्लड रेड घेरदार लहंगे के साथ शॉर्ट फ्रॉक पहने, हिनाई हाथों में भर भर कर कांच की सुर्ख चूड़ियां पहने, सुराहीदार गर्दन में नफीस से गुलूबंद पहने, कानों में छोटे छोटे आवेजे पहने, पेशानी पर माथा पट्टी बांधे, ब्राइडल मेकअप में वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी। शहरोज जो सबसे बेनियाज मोबाइल चला रहा था उस पर नजर पड़ते वो अपना सांस तक रोक गया था, जो साइन के हसार में स्टेज तक आ रही थी। समीना चौधरी के कंधे हिलाने पर वो हड़बड़ाकर होश में आते अपनी जगह से उठता उसके आगे अपनी चौड़ी हथेली फैला गया था, जिसको एक नजर देखने के बाद रायका ने अपना ठंडा हाथ उसके हाथ पर रख दिया था, जिसको अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते वो अपनी जगह पर बैठा था। चुंगे निकाह पहले ही हो चुका था। कुछ दिन की तस्वीर बनाने के बाद खाना लगा दिया गया था। खुद पर नजरों की तपिश महसूस करते काजमा ने गर्दन मोड़ी तो साइन को खुद को तकते पाकर उसने उसे घूरा था, जो ब्लैक कॉटन के सूट में ब्राउन शॉल कंधों पर डाले, मजबूत कलाई में महंगी घड़ी पहने, वजी चेहरे पर स्पाट ताज सजाए उसकी हार्ट बीट मिस करवा गया था। वो खुद पर ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुई थी, जिसकी स्लीव नेट की थी। लाइट सा मेकअप किए वो देखने वालों को ठिठकने पर मजबूर कर रही थी, जबकि जोहा ने ऑफ व्हाइट कलर की पैरों को छूती फ्रॉक पहन रखी थी, जिस पर व्हाइट स्टोन का काम किया गया था। लाइट से मेकअप किए वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि उसको अपनी बात का मान रखते एहतशाम के दिल में जोहा के लिए और इज्जत बढ़ गई थी। एहतशाम भी ऑफ व्हाइट कॉटन का सूट पहने, कंधों पर ब्लैक शॉल डाले, चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट सजाए वजी लग रहा था। अमारा और रमीज एक तरफ बैठे थे, जबकि अली फराज और अर्शिया की तरफ देख रहे थे, या यूं कहना बेहतर है कि अर्शिया को देख रहा था, जो उसकी नजरों से खाइफ हो रही थी। वो लोग कुछ देर पहले ही आए थे। कुछ देर में रुखसती का शोर उठा तो रायका सबसे मिलते शहरोज चौधरी के साथ नए सफर पर रवाना हो गई थी, जबकि जोहा रुशना को अंदर आहत के कमरे की तरफ ले गई थी। साइन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काजमा कमरे में साइन को ना पाकर कमरे से मुंसलिक बालकनी में आई थी। उसकी तवक्को के एन मुताबिक वो वही मौजूद था। उसकी आवाज पर पलटते उसके हसीन सरापे को देखने लगा, जबकि उसकी सुबह वाली बात याद करके उसने उसे खींच कर अपने हिसार में कैद किया था। तुम कह रही थी कि तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती। उसके जोड़े में मकीन बालों को उसकी पुश्त पर फैलाते, बालों को हाथ में लेते उसकी खुशबू को इनहेल किया तो उसके अमल पर काजमा के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई थी। वो अमारा ने मदद की थी। उसके हिसार में कसमसाते कहा तो साइम ने घूर कर उसको देखा था, जो अब बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई थी। साइम ने झुकते अपने कृष्णा लब उसके माथे पर रखे तो काजमा ने सुकून से आंखें मूंदी थी। वैसे तुम्हें मेरी मदद लेने पर एतराज था, लेकिन अमारा की तो तुमने खुशी से ले ली। साइम ने खुमकी भरी तासरात चेहरे पर सजाकर कहा तो काजमा ने आंखें घुमाई। आपको कैसे पता कि साड़ी कैसे पहनी जाती है? काजमा ने हैरानगी से इस्तफसार किया तो साइम के लबों पर मुस्कुराहट मच रही थी, जिसे वो जब्त करते गोया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फोहड़ बीवी को नहीं आती होगी। उसके कान के करीब झुकते संजीदगी से कहते उसके कान की लो को लबों से छुआ था, जबकि काजमा उसकी बात पर नाराजगी से रुख फेर गई थी, जिस पर को साइन फौरन सीधा होते उसके फूले हुए गालों को देखने लगा था। नाराज हो? उसका चेहरा थाम कर नरमी से पूछा तो काजमा ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था, अलबत्ता नजरें आसमान पर चमकते सितारों पर टिका दी थी। तो फिर तुम्हारी नाराजगी अपने तरीके से खत्म करूंगा, कहते साथ साइन काजमा का चेहरा अपनी तरफ करते उसके लम्बों पर झुका था। कुछ तकफ के बाद पीछे होते उसका खून छलकाते चेहरा देखते उसका सर अपने सीने से लगाते रुख मोड़कर नजरें आसमान पर टिका दी थी। एहतशाम साईं, मुझे आपसे बात करनी थी, जोहा ने मुस्तरब अंदाज में कहा तो एहतशाम ने झेंबे से उसे तका था। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एहतशाम फौरन मुतफिकर हुआ था, जिस पर जोहा ने इस बात में सर हिलाकर अपना रुख एहतशाम की तरफ किया था, जो सवालिया नजरों से उसको देख रहा था। साईं, बाबा कहाँ है? जोहा ने झिझकते बिना पूछा तो एहतशाम की कुशादा पेशानी पर बलों का जाल बिछा था। वो जहाँ कहीं भी है खैरियत से है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और दोबारा उनके बारे में कोई सवाल करने से परहेज कीजिएगा। एहतशाम टोटक अंदाज में कहते सोने के लिए लेट गया था, जबकि जोहा ने अफसोस से उसकी पुष्ट को देखा था। जो भी सही वो लाख बुरे हों, लेकिन वो उसके बाप थे। आज देखा था उसने अपनी माँ की आंखों को जो वीरान थी। यकीनन वो असफन बलोच को याद कर रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था, हत्ता कि उसकी माँ भी नहीं। उनकी नजर में वो सिर्फ गुनाहगार थे, उनके शौहर नहीं। जोहा तो कई लम्हे अपनी माँ को देखती रह गई थी, जिन्होंने इतनी सफाकियत से उसे ये बात कही थी कि वो आगे कुछ ही नहीं कह सकी थी कि एक नजर एहतशाम की पुष्ट को देखते वो खुद भी सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन ध्यान के सारे धागे असफन बलोच की तरफ ही थे। 2 घंटे से एक ही जगह बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। वो 3 घंटे पहले हवेली पहुंचे थे। चंद रस्मों के बाद समीना चौधरी उसे एहतशाम के कमरे में छोड़ गई थी। समीना चौधरी उसे शहरोज के कमरे में छोड़ गई थी, जो सिर्फ गुलाबों से सजा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर मालिक के आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था, लेकिन अब रायका की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। वो पहले ही कल से जागी हुई थी, लेकिन फिर भी समीना चौधरी के कहने पर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब उसको ना आते देख उसने फ्रेश होने का फैसला किया था। ड्रेसिंग टेबल के आगे रुकते उसने चूड़ियां उतारना शुरू की थी। जब दरवाजे की नाक घुमाकर कोई अंदर दाखिल हुआ था, शहरोज जो लाउंज में बैठा था कमरे में आने की हिम्मत मुल्तमा कर रहा था। खुद को पुरसुकून करते अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उसको शीशे के आगे खड़ा देखते उसका दिमाग धक से उड़ा था। वो लंबे लंबे डग भरता उसके पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन रायका हनूज अपना काम करने में मसरूफ थी। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि दुल्हन शौहर का इंतजार करती है? शहरोज ने उसके पेट के गिर्द अपना हाथ लपेटते उसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाते गंभीर आवाज में कहा। तो उसकी इतनी कुर्बत पर रायका को अपनी पैरों पर खड़ा होना महाल लगा था, लेकिन जवाब भी जरूरी था, इसलिए दो बदू जवाब दिया था। जी, बहुत लोगों ने बताया था और उनके कहने पर 2 घंटे इंतजार भी किया था, लेकिन अब बस मुझे सख्त नींद आ रही है। चूड़ियां दराज में डालते बेबसी से बोली। तो शहरोज ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। उसका रुख अपनी तरफ करते बोझल लहजे में कहा। तो रायका ने थूक निकलते उसको देखा था, जो बेबाक निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। उसके सर से दुपट्टा उतारते एक तरफ रखकर दुपट्टे अलमारी से एक मखमली बॉक्स लाते उसके सामने आकर रुका था, जबकि उसकी कार्रवाई रायका खामोशी से देख रही थी। जो उसका ग्लोबन खोलता उस बॉक्स में से एक लॉकेट निकालते उसके गले में पहना गया था, जिस पर मिसेस शहरोज लिखा था। वो लॉकेट वाकई खूबसूरत था। शुक्रिया, रायका ने नरमी से कहा। तो शहरोज उसका चेहरा अपने हाथों में भरते उसके लबों में झुका था कि इस अचानक अवतार पर रायका गड़बड़ा गई, जबकि वो शिद्दत से उसकी मध्यम चलती सांसों को अपने सीने में उतार गया था। पीछे होते उसका लाल कंधारी चेहरा देखते उसे बाहों में उठाते बेड की तरफ बढ़ा था। उसको नरमी से तकिए पर मुंतकिल करते उसका गाल सहलाते कुमार आलूद आवाज में बोला था। रायका, तुम हमेशा मुझे हर कदम पर अपने साथ पाओगी, फिर चाहे वो कोई भी रास्ता क्यों ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूं। मेरा मानना है जिंदगी में जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, हमें बस थोड़ा सा सब्र और अल्लाह पर तवक्कल करना होता है, शहरोज ने कहा। तो रायका उसकी बातों से उलझ गई थी। उसे महसूस हुआ था जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। इससे पहले वो कहने के लिए मुंह खोलती, शहरोज उसके लफ्जों को कैद कर गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सच है। आहद ने फिर से वही बात दोहराई। तो रुशना का दिल जहां अपना सर दीवार में दे मारे, जो पिछले 15 मिनट से एक ही बात किए जा रहा था। आहद, आप क्यों चाहते हैं कि मैं कुछ दे मारूं आपको? रुशना ने दांत खिचखिचाते कहा। तो आहद ने झटके से खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया, जो सीधा उसके सीने पर गिरी थी, जबकि चेहरा लाल गुलाल हो गया था। रुशना, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि तुमसे मेरी शादी होगी, वो भी इतनी आसानी से। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए कहा। तो रुशना एक झटके से उसके ऊपर से हटी थी। मैं ना हवेली चली जाती हूँ, और जब आपको यकीन आ जाए कि मेरी हकीकत से आप में शादी हो गई है तो ले आइएगा वापस। रुशना कहते 7 कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। आहद होश में आता तेजी से उसकी जानिब लपका था, जो दरवाजे खुलते बाहर निकल रही थी। रुशना में मजाक कर रहा था। आहद उसको बाहों में उठाते बेड तक लाते बेबसी से बोला। तो रुशना ने मुंह फेर लिया था, जिस पर आहद ने नफी में सर हिलाते उसको देखा था। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे इजाजत है? उसका रुख अपनी तरफ करते पूछा। तो रुशना ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। किस बात की इजाजत? रुशना के पूछने पर आहद ने कीना तो नजरों से उसको घुरा था और बिना समझने का मौका दिए उसे बिस्तर पर गिराते खुद उस पर साया पगन हुआ था, जबकि रुशना उसकी बात का मतलब समझती चेहरा झुकाते लब दांतों तले दबा गई थी। आहद गुस्से से उसको घुटना उसकी गर्दन पर झुका था, जबकि उसका लम्स महसूस करते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। अपनी गर्दन पर जा बजा उसके लबों का लम्स महसूस करते रुशना ने सख्ती से अपनी आंखें मीची थी, जबकि वो आहद उसकी कुर्बत में मदहोश होता सारे फासले खत्म कर गया था। हल्के से आंखें वाक करने पर उनकी नजर सामने रखे औजारों की टेबल पर पड़ी थी, जिसको देखते एक झमाका सा उसके जहन में हुआ था। मुझसे कुछ कहना चाहता, लेकिन नकाहत की वजह से अल्फाज होठों पर ही दम तोड़ रहे थे। हल्की सी गर्दन मोड़कर अपने बाईं तरफ एक जानिब गर्दन की हयात बेग को देखा था, जिनके वजूद में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। कुर्सी से उठने की कोशिश की थी, लेकिन पैरों में जान ना होने की वजह से वो कुर्सी पर दोबारा ढह गए थे। हयात बेग के वजूद को देखकर नफरत की चिंगारी उनके अंदर भड़की थी। आज अगर वो इतने बुरे बने थे
तो सिर्फ हयात बेग की वजह से, जिन्होंने उसे उस हाल तक पहुंचाया था। वो तो सिर्फ यूसुफ बलोच की कामयाबियों से हसद करने लगे थे, लेकिन बाकी काम हयात बेग के कहने पर किए थे। आज भी वो खुदगर्ज बनते अपने किए गए फेल का इल्जाम हयात बेग पर डाल गए थे। जो असवन बलोच को करने का कहते वो करते जाते, यहाँ तक के कत्ल तक करवाए। क्यों उनकी हर बात मानी? क्या उनके पास कोई अपना शऊर नहीं था जो दूसरों की बात मानकर गुनाह करते रहे? उन्होंने तो सिर्फ कहा था, मजबूर नहीं किया था। लेकिन जब आंखों पर हसद की पट्टी बन जाए ना, तो बुराई और अच्छाई का फर्क भूल जाता है। हाथ सीधा करते उन्होंने हयात बेग के करीब किया था, जिनकी सांसें मध्यम चल रही थी, जिसको देखते उन्होंने जोर से कुर्सी से धक्का दिया था कि हयात बेग औंधे मुंह जमीन पर गिरे थे कि उनकी हल्की सी चीख वहीं दम तोड़ गई थी। ये मर गया कहकर लगाते उनके वजूद की तरफ इशारा किया तो कमरे में दाखिल होते अली के कदम ठटक कर रुके थे। वो जल्दी से आगे बढ़ता हयात बेग की जानिब झुका था, जिनका साख्त वजूद इन्हें कोई बुरी खबर सुना रहा था। अली ने अफसोस से असमन बलोच को देखा था। ये क्या किया आपने? इस वक्त कम से कम बुराई से बाज आ जाते। अली तासुब से इनको देखकर बोला था, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक इतने नहीं दिए गए थे। एक दो रोज ही कुछ देर के लिए बटन ऑन करते थे। उसका दिल नहीं मानता था इतनी दर्दनाक मौत देने को। मैंने नहीं, ये खुद मरा है, टूटे फूटे अल्फाज में कहकर वो अपना रुख फेर गए थे, जबकि अली बाहर की तरफ गया था। रमीज वो हयात बेग अली पीछे खड़ी अमारा को देखकर अपने लब भेज गया था। वो आज ही गांव से वापस आए थे और आते ही उसका रुख डार्क रूम की तरफ था, लेकिन वहां का मंजर देखते उसे बेचैनी ने घेर लिया था। अमारा हयात बेग से चाहे कितनी ही नाराज सही, लेकिन बाप का साया सर से उठता देख दुख तो होता ही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी बात मुकम्मल करे। अली तुम कुछ कह रहे थे, क्या हुआ? हयात बेग को उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो नहीं रहे, हलक तर करते एक सांस में कहा तो अमारा और रमीज ने भी यकीनी से उसे देखा था, जबकि अमारा सब कुछ छोड़ती बाहर की तरफ गई थी, जहां अलग थलग एक कमरा मौजूद था। दरवाजा खोलते वो दीवाना वार हयात बेग की बेजान वजूद की तरफ बढ़ी थी, जबकि असवन बलोच आहट पाते और सिसकियों की आवाज सुनकर खाली खाली नजरों से अमारा को सिसकते वजूद को देख रहे थे। वो जो दोनों हर बुराई में एक साथ मुलव्वस हुए थे, वही बुराई इनकी जान दे गई। मारने वाले भी वो जो हर गुनाह में उनके साथ शामिल थे। एक महीना बाद एहतशाम साईं, आपने वादा किया था शादी के फंक्शन से फारग होने के बाद आप हमें फार्म हाउस दिखाने लेकर जाएंगे, लेकिन आपका कोई इरादा नहीं लग रहा। जोहा एहतशाम के हाथ से उसका मोबाइल छीनते तपे हुए अंदाज में बोली तो एहतशाम नफी में सर हिलाते उसके हाथ से मोबाइल लेते दोबारा मसरूफ हो गया, जबकि उसके इतना इग्नोर करने पर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। खुफगी से उसको देखकर वो बेड पर जाकर बैठ गई थी। जब्त किए आंसू रुखसार पर लुढ़क गए थे, लेकिन एहतशाम लापरवाह बना मोबाइल में मसरूफ था, जिसको देखते उसके रोने में शिद्दत आ गई थी और वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। एहतशाम ने उसकी सिसकियों की आवाज सुनते चौंक कर उसकी तरफ देखा था, जबकि उसको इतना रोता देख गड़बड़ाते मोबाइल फेंकता तेजी से उसकी जानिब लपका था। जोहा मेरी जान रो क्यों रही हो? उसको अपनी बाहों के हल्के में लेते मुस्तरिब होकर पूछा तो जोहा ने सर उठाकर जख्मी नजरों से उसको देखा था। आप बिल्कुल अच्छे नहीं है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, हर वक्त मुझे नजरअंदाज करते रहते हैं, पहले खुद वादे करते हैं और फिर पूरे भी नहीं करते। उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुज़ैनी अंदाज में चीख कर कहा तो एहतशाम उसके शदीद रिएक्शन पर बौखला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जाना, मैं क्यों इग्नोर करूंगा तुम्हें, और हम जा रहे हैं फार्म हाउस, रोना तो बंद करो। उसके सुर्ख होते चेहरे को हाथों में थामकर मोहब्बत से कहा तो जोहा ने अपने हाथों की पूंछ से आंसू पहुंचे थे, जिसको देखते उसने एहतशाम ने सुकून का सांस लिया था। उनकी शादी के फंक्शन का इख्तिताम हुए 1 माह हो गया था, जिसके बाद सबने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया तो काजमा ने झट से इन्हें फार्म हाउस चलने को कहा था, जिस पर सब असहद हैरत से उसे देखा था। अलबत्ता एहतशाम ने साइम को घूरा था, जिस पर वो खजे होता सर खुजा गया था। काजमा कौन सा फार्म हाउस? रायका ने हैरानगी से इस्तफसार किया था। रायका मुझे जब साइम ने घर से बाहर निकाला था ना, तो फिर मुझे रमीज भाई फार्म हाउस लेके गए थे और वो बहुत खूबसूरत है, साइम भी वहीं रहते थे, काजमा ने वजह से बताया था, जबकि उसके निकालने वाली बात सबने साइम को खशमे की निगाहों से देखा था, जो खुद नादिम हो गया था। फिर ठीक है, हम सब भी वहीं चलेंगे, जोहा ने खुशी से चहकते हुए कहा तो एहतशाम ने लब भींचे थे। वहां मौजूद असमन बलोच की वजह से वो वहां जाने के हक में नहीं था। उनकी बिगड़ती हालत के पेश नजर उनका इलाज वहीं फार्म हाउस में किया जा रहा था, जिस वजह से वो अब डार्क रूम के बजाय घर के अंदर मौजूद थे और एहतशाम नहीं चाहता था कि उनको देखकर कोई सवाल या बदमज़गी पैदा हो। पिछले 15 दिन से वो जोहा को टाल रहा था कि जल्द चलेंगे, लेकिन आज उसको इतना रोते देख उसे वहां मजबूरन इन्हें ले जाना पड़ रहा था। गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते वो उठ खड़ा हुआ था और मोबाइल उठाते वो पलटकर जोहा की तरफ आया था, जो उसे ही अपनी नम नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में उठते सवाल को देखते उसने नरमी से उसके रोने की वजह को खत्म किया था। साइम को मैसेज कर रहा हूँ, कल चलेंगे। रायका एहतशाम का मैसेज आया है, कल फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो वो तो कह रहा था कि हवेली आ जाओ, सब साथ चलेंगे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि हम सीधा फार्म हाउस में मिलेंगे, इस तरह सफर करके थकावट हो जाएगी। शहरोज ने उसके स्पाट चेहरे को देखते तफसील बताई। उसकी वजाहत पर रायका ने सिर्फ घूम पर इत्तफा किया था। रिसेप्शन के बाद से रायका का यही स्पाट अंदाज था। एहतशाम को तो इस मुखातिब करना छोड़ दिया था। शहरोज की बातों ने उसे इस कदर उलझा दिया था कि वो सारा दिन बेचैन रहती थी।
शहरों से पूछने पर उसने बात टाल दी थी, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि वो जान कर रहेगी। रिसेप्शन के बाद जब वो हवेली गई थी अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए, उसने एहतशाम से घुमा फिरा कर बात की थी, जिस पर लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया था। एहतशाम भाई, क्या मुझे कोई बीमारी है या मेरे साथ कोई मसला था तो आप मुझे बताते, शहरों से क्यों कहा? रायका ने गुस्से से कहा तो एहतशाम ने चौंक कर उसको देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एहतशाम घबराता उसके चेहरे की तरफ देख रहा था जो तासरात से आ रही था। भाई, अगर आपने मुझे अपनी बहन माना है तो मुझे सच बताएं, वरना मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी और ना कभी हवेली आऊंगी। रायका ने अब की बात नरमी से पूछा तो एहतशाम डॉक्टर करते बोलना शुरू हुआ था। रायका, जब तुम्हारे साथ हादसा पेश आया था तो डॉक्टर ने कहा कि तुम कंसीव नहीं कर सकोगी। एहतशाम ने कहते ही करब से आंखें बंद की थी, जबकि रायका को लगा किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। वो फटी फटी निगाहों से एहतशाम के चेहरे को देख रही थी जो मुस्रिब नजर आ रहा था। उस रोज के बाद से वो कितनी दफा रोई थी, कितनी ही दफा उसने असफंद बलोच को बुरा कहा था। हवेली में किसी को इस बात का इल्म नहीं था और ना ही उसने बताया था, लेकिन वो खुद को शहरोज के काबिल नहीं समझने लगी थी। अगरचे उसे कोई मसला ना था, वो हमेशा उसे पुर उम्मीद रहने की तलकीन करता था, लेकिन वो दिन रात सिर्फ रोती रहती थी। रायका, मैंने तुमसे बात की है, क्या हर वक्त खोई खोई रहती हो? उसको सोचों में गुम देखते शहरोज ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते गिला किया तो रायका ने नम नजरों से उसको देखा था। मेरे दिल नहीं है, आप चले जाना, रायका बेदिली से कहते अपना हाथ छुड़वाते कमरे से निकल गई थी, जबकि शहरोज उसके वीरान चेहरे को देखते खुद को सरजरीश करने लगा। ये उसका कसूर था, न वो उसको ऐसी बात बोलता और न वो उलझती एहतशाम के पास पहुंचती, लेकिन अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। वो खुद अपने हाथों से उसको दूर कर चुका था। इस एक महीने में उससे मोहब्बत ना सही, लेकिन उसकी आदत हो गई थी। लेकिन उसके उदास चेहरे की बर्दाश्त से बाहर था। उसका बस नहीं चल रहा था अनुमान को फिर से मार दे। रुशना, आपू, माँ आपको नीचे बुला रही है, काजमा ने कमरे के नीमवा दरवाजे से झांकते कहा तो रुशना ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया था। पैरों में चप्पल पहनते वो नीचे गई थी, जहां नुसरत बलोच और काजमा बातें करने में मसरूफ थी। उसको देखते वो मुस्कुराती उसे अपने पास आने का इशारा कर गई थी। बेटा, आप दोनों कल के लिए कुछ तैयारी कर लो, आहद ने फोन करके बताया था कि आप सब फार्म हाउस जा रहे हो। नुसरत बलोच ने इन दोनों को देखते हुए तहमुल से कहा तो काजमा ने आंखें घुमाते उनको देखा था। लेकिन माँ, वहाँ सब कुछ मौजूद है, हम क्या तैयारी करें? खाना बनाने के लिए चीना है और अमारा भी कुकिंग सीख रही है अब तो, और वैसे भी साइम ने मुझसे वादा किया है कि वो कल मुझे अपने हाथों से पास्ता और बिरयानी बनाकर खिलाएंगे, तो इसमें से ही सब थोड़ी थोड़ी सी खा लेंगे, काजमा ने दहाई देने वाले अंदाज में कहा तो इन दोनों को हंसी आई थी। काजमा, साइम भाई, बिरयानी तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाएंगे, हमें कहाँ नसीब होनी है, इसलिए हम जीना के हाथ का ही खा लेंगे, रुशना ने मसनूई दुख से कहा तो काजमा ने कुछ सोचते उसको देखा था। अस्सलाम वालेकुम साइम और आहद ने आते साथ सलाम किया तो वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई जो अभी पंचायत के फैसले से आए थे। वालेकुम अस्सलाम, तीनों ने ये जुबान जवाब देते बुआ के हाथ से पानी का गिलास लेते लबों से लगाया था, जबकि साइम की निगाहें काजमा को देख रही थी जो किसी सोच में महव थी। काजमा, तुम क्या सोच रही हो? साइम गिलास रखते पूछा तो काजमा चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। साइम, माँ कह रही थी कि हम कल घर से खाना बनाकर जाएं, जब आप कुकिंग कर ही रहे हैं तो सबके लिए खाना बना लेना, काजमा ने आंखें पिटपटाते मासूमियत से कहा तो पानी पीते आहद को जोर से अच्छू लगा था, जिस पर साइम ने उसे घुरा था। साइम, बलोच और कुकिंग कुछ समझ नहीं आ रही ये बात, तो ये तो हिलकर पानी भी नहीं पीते गुड़िया, और आप इतने सारे लोगों का खाना बनाने को कह रही हैं, आहद ने हैरानगी से कहा तो साइम ने दांत किचकिचाते उसको देखा था जो काजमा की जाने मुतवज्जो था। नहीं आहद भाई, साइम ही खाना बनाएंगे सबके लिए और मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए रुशना और जुहा आपू साइम की मदद करवा देंगी और मैं सबको चाय बनाकर पिला दूंगी, मुझे तो सिर्फ वही आती है, और वैसे भी माँ कह रही थी कि मैं छोटी हूँ अभी, तो काजमा ने लहजे में मासूमियत समय कहा तो वो तीनों अश अश कर उठे थे उसकी चालाकी पर। ये एहसान भी हम पर ना ही करो तो बेहतर है, और जिस तरह तीन बंदों को अपने साथ मिलाकर तुम चाय बनाती हो ये भी हमें अच्छे से मालूम है, साइम ने उसको घूरते कहा तो जो चाय का पानी चूल्हे पर रखकर दूध और चीनी रुशना से डलवाती थी, बुआ कपों में डालती थी और आखिर में काजमा मैडम सबको सर्व करती थी। हाँ तो बनाती तो हूँ ना, आप क्या करते हैं? काजमा ने गुस्से से पूछा तो साइम ने मैंने खीस नजरों से उसको देखा था जो सिटपटाते अपना रुख बदल गई थी। रुशना, तुम क्या बना रही हो? आहद ने पास बैठी रुशना को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते कहा तो रुशना नफी में सर हिलाया था। जब साइम भाई काजमा के लिए खाना बना रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप भाई की हेल्प कर देना, रुशना ने शान बेनियाजी से अपना इरादा बताया तो आहद ने घुरकर साइम को देखा था जिसने अबरू चुकाई थी। अगर कुछ आ गया था तो अकेले में बनाकर खिला देते, अपनी बीवी को सबको शामिल करने की क्या जरूरत थी? आहद दांत पीसते बोला ये तुम्हारी बीवी ने फरमाइश की है, बेहतर गुस्सा भी उसी पर ही करो, मुझ मासूम का क्या कसूर? साइम लापरवाही से बोलता कॉफी पीने में मसरूफ हो गया था जो अभी रुशना ने लाकर रखी थी। आहद ने निगाहों का रुख बदलते रुशनों को देखा था जो बातों में मसरूफ हो गई। उसके देखने पर स्माइल पास कर दे काजमा की तरफ मुतवज्जो हो गई थी जो कान में सरगोशी करते उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गई थी। उसको मुस्कुराता देख उसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। एक दिन बाद वो सब कुछ
देर पहले ही फार्म हाउस पहुंचे थे जहां शहरोज और रायका पहले से मौजूद थे। उनको देखते शहरोज गर्मजोशी से इनसे मिला था, लेकिन रायका का अंदाज खफा खफा था। उसके मना करने के बावजूद भी शहरोज उसे यहाँ लेकर आया था, जिस पर उससे नाराज होते पिछले आधे घंटे से अमारा के साथ बातें करने में मसरूफ थी। एहतशाम ने रायका को गौर से देखा था। वो पहले से कमजोर हो गई थी, गुलाबी चेहरे पर सर्दियां घुल गई थी। उसे एकदम मलाल ने आ घेरा। काश वो उसकी हिफाजत कर लेता तो शायद आज ऐसा कुछ ना होता। वो भी खुश होती, लेकिन इस खबर के बाद तो गोया रायका ने हंसना ही छोड़ दिया था। वो जो पहले ही कम बोलती थी, अब सिर्फ मुंह में जवाब दे देती थी। रायका ने नजरों की तपिश महसूस करते नजर उठाई तो एहतशाम को खुद को तख्ता पाकर नाराजगी से रुख मोड़ लिया था। उसे पता था कि उसके ना मिलने की वजह से वो परेशान है और उसके साथ जो कुछ हुआ इसमें एहतशाम की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसको माफ नहीं कर पा रही थी। अगर वो ना पूछती तो शायद शहरोज और एहतशाम सारी जिंदगी उसको ना बताते, लेकिन वो किसी को भी माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। अमारा कैसी हो तुम? काजमा और रुशना ने उसको देखकर पूछा था, जिसकी मुस्कुराहट फीकी सी थी। इस एक महीने में भी उसका रंज कम नहीं हुआ था, और होता भी कैसे, माँ बाप के चले जाने का दुख आसानी से तो नहीं जाता। वक्त के साथ इंसान संभल जाता है, लेकिन एक तवील अरसे बाद। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अमारा ने नरमी से पूछा था। बहुत अच्छे। वैसे तुम्हें पता है आज आहद भाई साइम खाना बनाने वाले हैं, काजमा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो उसकी एक्साइटमेंट पर सब मुस्कुरा दिए थे। सच में? क्या आहद को खाना बनाना आता है? अमारा ने आंखें फैलाकर पूछा तो रुशना ने नफी में सर हिलाया था। नहीं, सिर्फ साइम भाई की मदद करेंगे, मेरे फौहर शौहर को कुछ नहीं आता, रुशना ने अफसोस से कहा था। अच्छा, तो एहतशाम भाई भी बना रहे हैं? अमारा ने उनकी बातों में दिलचस्पी लेते पूछा तो एहतशाम ने बिला ताखीर किए नफी में सर हिलाया था। नहीं, मेरी जोहा ऐसी नहीं है कि उसके शौहर काम करें और वो मजे से बैठकर देखा करे, एहतशाम ने फखर से कहा, जिस पर जोहा ने उसे घुरा था। एहतशाम साई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई बात हुई है। जब हम सारा साल आपके लिए काम करते हैं, आप एक दिन हमें खाना बनाकर खिला सकते हैं और उस पर बैठकर देखने में आपको कोई मसला है तो हम खड़े होकर देख लेंगे। जोहा ने उसकी बात की सही की थी, जबकि काजमा और रुशना जो नादिम हो रही थी कहका लगाकर हंस रही थी। एहतशाम तेज नजरों से सबको घुरता शहरोज के साथ बातों में मशगूल हो गया, जबकि काजमा जीना की तलाश में उठते लाउन से बाहर निकली थी। रायका इतनी चुपकी हो, रुशना ने उसको गुमसुम बैठा देख इस्तफसार किया तो उसने नजरें अपने हाथों पर टिका दी थी। रुशना आपू, मुझे ही क्यों कोई खुशी नहीं मिली, और अगर मिली तो उसकी मुद्दत इतनी कम क्यों थी? मैंने तो अपनी जिंदगी महरूमियों में गुजारी, माँ भी छोड़ गई, बाप ने होते हुए भी कभी नहीं पूछा, भाई था वो दूर था, और अब जब शादी के बाद मुझे लगा कि अब सारी खुशियां मुझे मिलेंगी तो यहाँ भी मैं अधूरी हूँ। रायका ने गुलगीर लहजे में कहा तो उसकी टूटी हालत देखते रुशना का दिल किसी अनहोनी के एहसास से शिद्दत से धड़का था। वो तड़पते उसका हाथ थामकर सामने मौजूद कमरे की तरफ ले गई थी। उसको बेड पर बिठाते उसके सामने बैठी थी। रायका, मेरी जान, क्या हुआ? क्या शहरोज भाई तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? उन्होंने कुछ कहा है? क्यों परेशान हो? उसकी मनमोहनी सूरत हाथों के प्याले में भरते बेचैनी से पूछा तो रायका उसके कंधे पर सर टिकाते फुट फुट कर रो दी। जब उसके इतना रोते देख रुशना मुस्तरब हो गई थी। उसको चुप कराने की कोशिश करते वो और रोने लगती। रायका, बताओ हुआ क्या है? उसको जबरदस्ती अपने सामने करते उसके आंसू साफ करते पूछा तो रायका ने रोने के बाद सुर्ख होती नजरों से उसको देखा था, जबकि उसकी आंखों की वीरानी महसूस करते रुशना का दिल कट गया था। रुशना आपू, मैं मां नहीं बन सकती, कपकपाती आवाज में गोया होती वो हाथों में चेहरा छुपाए फिर से रोने लगी थी। रुशना को तो लगा उसकी समातों ने गलत सुन लिया है। वो सुन सी उसके सिसकते वजूद को देख रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको देखते घबरा कर कहा तो रायका ने सीधे होते उसे एहतशाम से हुई सारी बात बता दी थी, जिसको सुनते रुशना का सांस सीने में अटक गया था। उसको अपने साथ लगाते वो खुद भी रो रही थी। अपनी जिंदगी में मसरूफ होते वो रायका को फरामोश कर गई थी, जानते हुए भी कि हर बात दिल में कैद रखती वो खुद ही जल्दी उड़ती रहती है। उसका खामोश रहना, हवेली ना आना, इसे सब समझ आ रहा था। रायका, रुशना को क्या हुआ आपको? जोहा जो गालबन उसको ढूंढते वहां पहुंची थी, उनको रोते देख बेकरारी से पूछा, जिस पर वो दोनों चौंक कर सीधी हुई और अपने आंसू पहुंचते उसको देखकर नफी में सर हिलाया। कुछ नहीं, बस इतने दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए। रायका बेतुका सा बहाना बनाते कमरे से निकल गई थी। जब जोहा ने परेशानी से रुशना को देखा जो निगाहें चुरा गई थी, बाहर चले, रुशना ने नरमी से कहा तो वो खफगी से देखकर कमरे से निकल गई। रुशना होंठ काटते उसकी पुष्ट को देखने लगी। वो रायका का राज था और वो बिना इजाजत उसकी बात कैसे उसको बताती, इसलिए खामोश हो गई थी। अली भाई, जीना कहाँ गई? काजमा जो कब से जीना को ढूंढ रही थी सामने से आते अली को देखकर पूछा तो वो ऊपर की तरफ इशारा करता उसके बराबर से गुजर गया। काजमा भी कंधे उचकाते ऊपर की तरफ गई। उसे हैरत हुई कि वो ऊपर क्यों है जबकि उसका कमरा भी नीचे ही मौजूद था। जीना काजमा ने 2 कमरों में उसको ना पाकर पुकारा था, लेकिन जवाब नहीं डाला, जिस पर वो उलटती तीसरे कमरे के आगे रुकी थी जो लॉक था, जिस पर वो एक बार फिर हैरान रह गई। लेकिन लॉक घुमाने पर कमरे का दरवाजा खुला तो उसकी नजर रुलिंग चेयर पर बैठे असफन बलोच पर पड़ी, जिसको देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। साइम और एहतशाम ने कहा था कि वो मुल्क से बाहर और वापस नहीं आना चाहते, हत्ता कि उन्होंने हयात बेग की वफात पर भी सबसे यही कहा था, लेकिन उनको अपने सामने देखते उसे हैरानगी हुई थी। वो पहले से बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन वो यहाँ क्यों थे? क्या साइम इन्हें सजा दे रहा है? खुद पर नजरों की तपिश महसूस करते झटके से आंखें वाह की तो अपने सामने काजमा को देखते उनकी पेशानी पर बल पड़े थे।
इन्हें ना जाने क्या मसला था काजमा से। वो बचपन में ही इसे मरवाना चाहते थे, लेकिन फिर यूसुफ बलोच को मरवा दिया था। क्यों आई हो तुम यहाँ? वो कुर्सी से उठते गुस्से से चिल्लाए तो काजमा सहम कर पीछे हुई थी। आंखें इस अचानक अवतार पर नमकीन पानी से भर गई थी। इससे पहले वो बाहर निकलती, असवंत बलोच उसकी कलाई को मरोड़ते उसके मुंह पर अपना हाथ जमा गए थे कि तकलीफ के बाइस निकलने वाली चीख हलक में ही दम तोड़ गई थी। तुम फसाद की जड़ हो, मुझे तुम्हें भी तुम्हारे बाप के साथ ही मार देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, वो बेटा जिससे मैंने खुद से ज्यादा मोहब्बत की, क्योंकि वो मेरी तरह था, सफाक और बेरहम। लेकिन तुमने उसकी जिंदगी में आकर सब बर्बाद कर दिया। उसे खुद से मोहब्बत करवाकर मुझे नीचे दिखाया, और आज मैं तुम्हारी वजह से इस हाल में मेरी हालत की तुम और वो हयात बेकसूरवार है। उसके हाथ को बेदर्दी से मरोड़ते, नफरत से फुंकारे थे, तेज तेज बोलते उनका सांस फूल गया था। तकलीफ के बाइस काजमा का सारा चेहरा तर हो गया था। पास पड़ी फ्रूट बास्केट से छुरी उठाई थी। तुम्हारी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूँ। तुम्हें मर जाना चाहिए। कहते साथ ही उन्होंने लम्हे की ताखीर की, वो खंजर उसके सीने में मारा था। दिलखराश चीख के साथ वो जमीन पर बैठती चली गई थी, जबकि उसकी चीख सुनकर आने वाले इन दो वजूदों के कदम वहीं रुक गए थे। पथराई आंखों से वो जमीन पर गिरी लड़की को देख रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। कायनात की हर शय खामोश हो गई थी। उसकी मध्यम चलती सांसें भी ऐसा ऐसा उसका साथ छोड़ गईं। वो जीती जागती लड़की पल में दुनिया जहां से बेगाना हो गई थी। साइम ने साख्त आंखों से जमीन पर गिरी लड़की को देखा था। उसकी हालत देखते दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर जकड़ दिया। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरे थे जब कुछ देर पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमा था। कुछ देर पहले साइम, आप अच्छी सी बनियानी बनाए, मैं ना जीना को देखकर आती हूँ, शायद वो बीमार है, मुझे दिखी नहीं। जब मैं यहाँ थी ना तो उसने बहुत ख्याल रखा था मेरा। काजमा उसको प्याज काटते देख अपनी बात कहते किचन से निकल गई थी। ये काजमा को क्यों इतनी जीना जी याद सता रही है? अली ने उसको काम करते देख मुस्कुराहट रोकर पूछा था। तुमने देखा है उसे? साइम ने सरसरी अंदाज में पूछा था। हाँ, मैंने उसे बता दिया कि वो ऊपर गई थी। अली उसको अपनी बात बताते खुद चौंका था, जबकि साइम ने उसके जवाब पर घबराकर छुरी फेंकी थी और वो दोनों ऊपर की जानिब भागे। जब काजमा की चीख सुनते साइम को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। ये मर गई। असफद बलोच एकदम छुरी फेंककर परेशानी से बोले थे। उनके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते काजमा के करीब आते फिर से छुरी उठा गए थे और उस पर लगे खून को देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुस्रिब होते अपने कदम पीछे ले गए थे। साइम ने खून आशाम निगाहों से उनको देखा था, जो अब छुरी अपनी कलाई पर रख गए थे। अली उनके हाथ से छुरी लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले वो उस तक पहुंचता वो छुरी अपनी कलाई पर चला गए थे। अली ने बेबसी से आंखें मींची थी। साइम, क्या हुआ? वो सब जो बाहर बैठे थे जीना के इतला करने पर ऊपर कमरे में आते एहतशाम ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन उसको कुछ ना बोलते देख वो उसकी नजर काजमा के वजूद से होती असफद बलोच की तरफ उठी थी। काजमा उसके चेहरे को अपने घुटने पर टिकाते दीवाना वार उसे पुकारा था। उसकी सांसों की मध्यम आवाज महसूस करते वो उसे लिए बाहर की तरफ भागा था, जबकि साइम अब तक उस जगह को देख रहा था जहां कुछ देर पहले काजमा मौजूद थी। अली ने खुद को कोसा था, क्यों उसे ख्याल नहीं रहा कि ऊपर असफद बलोच मौजूद है। उसकी लापरवाही की वजह से अगर उसको कुछ हो गया तो इससे आगे उसे सोचा भी नहीं जा रहा था। साइम, तुम नहीं जा रहे, काजमा को जरूरत है तुम्हारी, उसके कंधे पर हाथ रखते रमीज ने कहा। तो साइम ने खाली खाली नजरों से उसको देखा था, फिर सबको छोड़ता वो बाहर की जानिब भागा था। लड़खड़ाते कदमों से अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। जमीन से गाड़ी ले गया। एहतशाम की गाड़ी का ताकुब करते उसका रुआ रुआ काजमा के लिए दुआगो था। अस्पताल के कॉरिडोर में एहतशाम बेचैनी से चक्कर काट रहा था। आधा दिन होने वाला था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी। वो मुस्तरिफ सा चक्कर काट रहा था। वो एक बार फिर उसकी हिफाजत में नाकाम हुआ था। इस लम्हे से वो डर रहा था कहीं किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन नुकसान पहुंच गया था। उसकी जान से अजीज हस्ती को वो कुछ नहीं कर पा रहा था। साइम की नजरें जमीन पर जमी हुई थी। उसकी निगाहों के सामने काजमा के साथ गुजारे 4 महीने फिल्म की तरह चल रहे थे। आंखों में मिर्चें सी चुभने लगी थी। कितनी खुश थी वो उससे खाना बनवाकर, और असफद बलोच ने उसकी सारी खुशियां नोच ली। और वो नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। उसे मालूम था बस इतना कि अगर अंदर मौजूद लड़की को कुछ हो गया तो शायद एक जिंदा लाश के अलावा वो कुछ नहीं होगा। एहतशाम, तुम घर चले जाओ, कपड़े चेंज कर लेना, आहत ने उसके रास्ते में हाई होते कहा। तो एहतशाम नफी में सर हिला गया। एन उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर निकली थी। काजमा कैसी है? वो ठीक तो है ना? मैं उससे मिल सकता हूँ? साइम ने अपनी जगह से उठते तड़प कर पूछा। तो उसकी आंखों में तैरती नमी को देखकर वो एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दी थी। मिस्टर बलोच, ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन वो अभी होश में नहीं आई। उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद आप मिल लेना, डॉक्टर मुस्कुराकर कहते। साइम को जिंदगी की नवीद सुना गई थी। कब से जब्त किए आंसू रुखसार पर बह गए थे। साइम कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और उसे 1 घंटे पहले होश आया था। सब उससे मिलकर चले गए थे और वो सबके जाने का इंतजार कर रहा था। उसको पेशेंट काउंट में देखते दर्द की एक टीस उठी थी उसके दिल में। सुस्त कदमों से चलते वो उसके पास बेड पर जगह बनाकर बैठ गया था। काजमा उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते नम लहजे में पुकारा। तो काजमा ने आंखें खोलकर उसको देखा था, जिसकी नजरें वारफतगी से उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी।
तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके हाथ की पुष्प को सहलाते, सवाल किया तो काज़मा ने खशमगी निगाहों से उसे देखा था। साईं, मुझे कुछ नहीं हुआ और आपको साईं कहने की ख्वाहिश में मरने से पहले, इससे पहले वो अपनी बात पूरी करते। साईं शिद्दत से उसके लबों पे झुकता, उसके लफ्जों को कैद कर गया था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद पीछे होते उसके माथे से माथा टिकाए गोया हुआ था। काज़मा, तुम इस हाल में देखना मेरे लिए मौत को छूने के मुतरादिफ था। साईं बलोच से अगर कोई पूछता ना कि उसने मौत को देखा है तो मैं बिना सोचे समझे इस लम्हे का नाम ले देता। तुम्हारे बिना मेरा भी कोई वजूद नहीं है। गंभीर लहजे में सरगोशी की तो काज़मा आसूदगी से मुस्कुरा दी थी। कुछ साल बाद, वह आज बेटा मम्मा को तंग नहीं करो, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, फिर जूनी के घर चलेंगे। जोहा ने बेड पर कूदते अपने 4 साला बेटे से कहा तो जूनी के नाम पर उसके कदमों को ब्रेक लगी थी। सच में मम्मा? वहाज ने अपनी छोटी सी उंगली को उठाकर तायीद चाही तो जोहा ने इस बात में सर हिलाया था जिस पर फौरन बेड से नीचे उतर आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा? बाबा का शहजादा एहतशाम ने कमरे में आते ही उसे अपनी गोद में उठाया तो वो सब कुछ भूलता एहतशाम के कंधे पर सर टिका गया। बाबा, जूनी के घर जा रहे हैं। उसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों में भरते प्यार से बोला तो एहतशाम ने शिद्दत से उसका गाल चूमा। एहतशाम साईं, बाद में प्यार कर लेना, अभी छोड़े, इसे पहले ही बड़ी मुश्किल से राजी किया है। जोहा ने इन दोनों बाप बेटे को एक साथ देखते वहाज को एहतशाम की गोद से लिया था जिस पर वो अपना गला फाड़ते रोना शुरू हो गया था। जोहा, क्या हो गया? एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है आपसे? उसको इतना रोते देख अपने कंधे से लगाते जोहा को डिपटा था। जोहा गुस्से भरी नजरों से इसको घुरती अपने कपड़े निकालने लगी थी। अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस करते जोहा ने घबराकर अपना रुख बदला था। उसके रुख बदलने पर एहतशाम ने एक नजर मोबाइल का मुआयना करते वहाज को देखा था और एक नजर जोहा को, जिसकी निगाहें वहाज पर जमी थी। एहतशाम साईं, आप ही तैयार हो जाए वरना रायका नाराज हो जाएगी, उसकी लोद देती नजरों से घबरा कर कहा तो एहतशाम उसको घूरता, उसके लबों पे झुका था जबकि उसकी बेबाकी पर वो अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गई थी। जाना, आप खुद तैयार हो जाए, हमारी तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एहतशाम ने आंख नींद करते उसके मेकअप करने पर चोट की जिस पर वो पैर पटकते वॉशरूम में बंद हुई थी जबकि दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि वहाज और एहतशाम दोनों अपनी जगह हिलकर रह गए थे। फाइन, मैं आपसे पहले कह रही हूँ, अगर आपकी चहीती ने अब अपने कपड़े गंदे किए ना तो मैं तो इसे यहीं बुआ के पास छोड़ जाऊंगी। काज़मा ने अपनी 2 साला बेटी को शूज पहनाते हुए कहा तो अभिशम ने मासूमियत से साइम की तरफ देखा था। साइम को टूटकर अपनी बेटी पर प्यार आया था। हनी, मेरी बेटी तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम्हें सबसे मसला रहता है। साइम ने अबर को उठाते कहा तो काज़मा के उसके सामान बैग में रखते हाथ रुके थे। हाँ हाँ, ये तो कुछ नहीं करती आपकी बेटी, थोड़ी रुशना आपू के सूट पर अपने वाटर कलर से पेंट की, वो भी मैंने की, और तो और कल जो ईशान को मार कर आई है ये मोहतरमा, वो भी मैंने ही किया था। काज़मा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा तो अबर ने होंठ निकाल दे साइम को देखकर गुस्से से लाल पीले होते अपनी माँ को देखा था। हनी, मैं कुछ नहीं करती, अबर ने होंठ बाहर निकालते कहा तो उसके तर्ज मुखातिब पर साइम ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते खुद को घुड़ती काज़मा को देखा था। बच्ची है, वक्त के साथ सीख जाएगी, उसको बोलने के लिए लबवा करते देख। साइमा ने अबर का दिफा करते बात खत्म की थी जिस पर काज़मा पैर पटकते कमरे से निकल गई थी। अबर प्रिंसेस, मामा कहते हैं ना कि इसको अपनी गोद में बिठाए, मोहब्बत से समझाया तो अबरीशम ने आंखें घुमाई थी। चलो आपकी नाराज मामा को बनाए। उसको गोद में उठाए कमरे से निकला था। रेलिंग से नीचे झांक के उसकी नजर सोफे पर मुंह फुलाए काज़मा पर गई थी जिस पर उसने घुरकर अपनी बेटी को देखा था जो उसकी नाराज शक्ल देखते होठों पर अपना छोटा सा हाथ जमाए खी कर रही थी। रुशना, कैसी बीवी हो तुम, शौहर की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, मोहब्बत का इकरार ही तो मांग रहा हूँ। आहद ने मस्कीन सूरत बनाते कहा तो रुशना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। आहद, मुझे जिद न करें, आप जबरदस्ती इकरार करवाएंगे क्या आप? रुशना ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा तो आहद ने हाँ में सर हिलाया। जब धाड़ की आवाज से कमरे का दरवाजा खोलता 3 साला ईशान हुरब का हाथ थामे अंदर आया था। ईशान, क्यों रो रही है? रुशना ने रोती हुरब को गोद में उठाया तो हुरब ने और रोना शुरू कर दिया था जिस वजह से आहद ने ईशान को घुरा था। बाबा, इसने मारा है। ईशान ने अपनी छोटी छोटी मुठ्ठियां भींचकर उसकी तरफ इशारा किया तो रुशना ने घूरकर अपनी मिसनी बेटी को देखा था जो मारकर खुद रोने बैठ जाती थी। हुरब, क्यों मारा तुमने ईशान को? रुशना ने उसको सोफे पर बिठाते कहा तो हुरब ने हैरानगी से अपनी माँ का बदला अंदाज देखा था। सब इससे प्यार करते हैं, ये अबर से कह रहा था कि तुम अच्छी लग रही हो। हुरब ने रोते हुए अपनी मारने की वजाहत की तो रुशना ने उसको घुरा था जो बेनियाजी से इधर उधर नजरें घुमाने में मसरूफ था। हाँ, तो इसमें मारने वाली क्या बात है, बहन है उसकी आपकी तरह और वो छोटी है आपसे। आहद ने उसके आंसू साफ करते मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो हुरब रोना भूलती अस्पात में सर हिला गई थी। वो मेरी बहन नहीं है। ईशान आहद और रुशना को हैरान छोड़ता कमरे से निकल गया था। उसके पीछे हुरब भी उठते बाहर निकली थी। आहद, साईं ये ईशान क्या कह गया है? रुशना ने हैरानगी से सफसार किया तो आहद कंधे उचकाता उसको बाजू खींचता अपने बराबर में बिठा गया था। छोड़ो साईं की जान, बच्चा है, ऐसे ही बोल दिया होगा, तुम ज्यादा ध्यान ना दो। उसका रुख अपनी तरफ मुड़ दे बिना उसको समझने का मौका दिए उसके लबों पे झुका था कि उसकी शिद्दत पर रुशना ने उसके कॉलर को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ गई थी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो पीछे होता उसका लाल बबू का चेहरा देखते दिलगशी से मुस्कुराया था जबकि रुशना उसके सीने पर सर टिकाए अपनी सांसें हमवार कर रही थी।
रमीज, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, अगर आपने इसे कुछ ना कहा ना तो मैं इसकी पिटाई कर दूंगी, फिर मुझसे कोई गिला ना करना। सारी ड्रेस बर्बाद कर दी मेरी। अमाना ने रमीज के पीछे छुपे अपने बेटे को देखते गुस्से से कहा तो रमीज ने एक नजर उसके चेहरे को देखने के बाद नजरें हाथ में थामे ड्रेस पर टिकाई थी, जिसका आधा हिस्सा जूस की नजर हो गया था। युमान, क्यों किया आपने ऐसा? रमीज ने उसके सामने करते पूछा तो उसने इंतहाई मासूमियत के साथ सर नफी में हिलाया था। बाबा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से गिर गया। युमान ने अमारा की घुरी को नजरअंदाज करते अपनी कही तो रमीज कंधे उचकाता उसके साथ गेम खेलने लगा था, जबकि अमारा गुस्सा जब्त करते अलमारी से दूसरा ड्रेस लेते कमरे से निकल गई थी। अब चलेंगे, यही रहना है? रायका इंतजार कर रही होगी, अमारा कमरे में दाखिल होते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो रमीज ने हाँ में सर हिलाते युमान के हाथ से मोबाइल लेते उठा था। नाराज हो? अमारा की कलाई अपनी गिरफ्त में लेते रमीज ने नरमी से पूछा था। उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई निकालते अमारा बाहर की तरफ चली गई, जबकि रमीज गहरी सांस खारिज करते उसके पीछे ही कमरे से निकला था। अली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वहां जाना, मैं तो इतना जानती भी नहीं हूँ रायका आपी के बारे में, आप चले जाएं। अर्शिया के कहने पर अली ने उसको घूरा था, जो परेशान सी उसकी तरफ देख रही थी। तो तुम काजमा से बात कर लेना, इसमें क्या मसला है? अली ने उसके गाल को थपथपाते कहा तो अर्शिया कुछ सोचते हाँ में सर हिला गई थी। उसके भरे भरे वजूद पर चादर डालता वो कमरे से बाहर निकला था, जहाँ रमीज और अमारा उनका ही इंतजार कर रहे थे। उनके बैठते ही वो चौधरी हवेली की तरफ गामजन हुए थे, जहाँ जुनीशा की पहली सालगिरह मनाई जा रही थी। रायका, यार आपसे इतनी देर से एक बच्ची तैयार नहीं हो रही। एहतशाम कह रहा था कि वो पहुंचने वाले हैं और यहाँ आपकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हो रही। शहरोज ने अंदर आते कहा तो उसने घूर कर उसे देखा था। शहरोज, वो तैयार है और महारानी नींद पूरी कर रही है, सारा दिन जैसे हल चलाती रही हो। रायका ने एक नजर बेड पर सोई अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा तो शहरोज ने कीना तो उस नजरों से उसकी तरफ देखा था। वैसे मुझे इल्म नहीं था कि आप मेरे साथ इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। उसके पीछे खड़े होते उसके शाने पर थोड़ी टिकाते मोहब्बत पाश निगाहों से शीशे में नजर आते दोनों के अक्स को देखते कहा। रायका ने अपनी झुकी नजरें उठाई, जो सीधे वाफकी से खुद को देखते शहरोज चौधरी की नजरों से टकराई थी। वो जब जब ना उम्मीद हुई थी शहरोज ने उसे हौसला दिया था। उसने वाकई उसे किसी राह पर अकेला नहीं छोड़ा था। बिलाकर उसके सब्र के सिले में अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से नवाजा था। जब हर तरफ से नाउमीद होते उसने अल्लाह से रजू किया तो वहां से नाउमीद नहीं लौटी थी। आज सारी खुशियां उसके पास आ गई थी। जो महरूमियां थी वो शहरोज की मोहब्बत में पूरी कर दी थी। अल्लाह पाक पर तवक्कल करते और उससे मांगी गई दुआओं पर सब्र के साथ इंतजार करने के बाद हम हमेशा नवाज दिए जाते हैं, बशर्ते कि सब्र करने के बाद शिकवा ना हो और मांगने के बाद ना मिलने का डर ना हो। काजमा, तुम क्यों अबर की बात पर मुझसे नाराज हो जाती हो? मेरा क्या कसूर? गाड़ी चलाते साइम ने उसकी खामोशी से जिद चाहते कहा तो काजमा ने एक नजर पीछे सोई अपनी बेटी को देखा था। साइम, आप अबर के सामने मुझे उल्टे सीधे नामों से नहीं बुलाएंगे, काजमा ने हतमी अंदाज में कहा तो साइम ने अचेबे से उसे तका था। लेकिन मैं तो तुम्हें उल्टे सीधे नामों से नहीं बुलाता, प्यार से बुलाता हूँ। साइम ने अपनी वजाहत की तो काजमा उसके इस कदर मासूम बनने पर कांप पीस कर उसको देखा था। साइम साइम बेहद मोहब्बत से पुकारा था, जिस पर साइम ने गाड़ी को ब्रेक लगाते काजमा की तरफ देखा था, जो पीछे सोई अबर को देख रही थी। ये तुमने मुझे साइम कहकर पुकारा? साइम ने खुशी से पूछा तो काजमा ने मुस्कुराहट रोककर अस्पात में सर हिलाया था, जिस पर साइम झटके से उसको फेंकता उसके माथे को अपने लबों से छू गया था। अगर आप अबर के सामने ये हनी और उल्टे सीधे नामों से नहीं बुलाएंगे तो मैं आप साइम साइम कहकर बुलाऊंगी। काजमा ने उसके सीने पर हाथ रखते डील की तो साइम अस्पात में सर हिलाता उसे अपने सीने में भेज गया था। उसके इतना खुश होने पर काजमा आसुदगी से मुस्कुराती थी। गम के बादल छटते चारों एतराफ में खुशियां फैला गए थे। नफरत और बदले से होने वाली ये शुरुआत मोहब्बत पर खत्म हुई थी। एक दूसरे के साथ को पाकर खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे। आगे जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां उनकी मुंतजिर थी।